आज हम डिस्कस करेंगे कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस जो बहुत कॉमनली हमसे पूछे जाते हैं, तो मैंने सोचा उसको आपसे डिस्कस कर लूँ। सबसे पहले ये सवाल होता है डेनवैक्स ट्रीटमेंट क्या है, कैंसर इम्यूनोथेरेपी क्या है। कैंसर इम्यूनोथेरेपी बेसिकली कैंसर का एक ट्रीटमेंट है जो इम्यून सिस्टम के थ्रू होता है। कैंसर के 4 ट्रीटमेंट्स हैं जिसमें कि सर्जरी है, रेडिएशन है, कीमोथेरेपी है और अभी जो लेटेस्ट मोडालिटी आई है वो इम्यूनोथेरेपी है। इम्यूनोथेरेपी एक ब्रॉड फील्ड है और ये कॉन्स्टेंटली इवॉल्व हो रही है और इसमें ये जो ट्रीटमेंट होता है ये वाया इम्यून सिस्टम होता है। तो सर्जरी में हम ट्यूमर को रिमूव कर देते हैं सर्जरी करके। रेडिएशन जो होता है वो रेडिएशन के थ्रू रेडियोथेरेपी होती है जिसमें कि रेडिएशन डालकर ट्रीटमेंट किया जाता है। कीमोथेरेपी में ड्रग होता है जिसमें केमिकल्स होते हैं, वो टॉक्सिक भी होती है। इम्यूनोथेरेपी जो है वो बहुत सेफ़ प्रोटोकॉल है इसलिए क्योंकि वो आपके पेशेंट के इम्यून सिस्टम को रिएक्टिवेट करता है अगेंस्ट कैंसर। जो ट्रीटमेंट हम करते हैं उसको डेनवैक्स कहते हैं। ये बेसिकली सेल बेस्ड ट्रीटमेंट है। सेल बेस्ड का मतलब इसमें डेंड्रिटिक सेल्स इन्वॉल्व हैं जो कैंसर को टारगेट करते हैं और ये डेंड्रिटिक सेल्स जो होते हैं इम्यून सिस्टम का ही कॉम्पोनेंट है, ये हम सब में होते हैं। तो डेंड्रिटिक सेल्स नॉर्मल लोगों में भी होते हैं, कैंसर के पेशेंट्स में भी होते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि वहाँ पर कैंसर के पेशेंट में ये प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहे, तो ये अपनी इंफॉर्मेशन टी सेल्स को दे नहीं पा रहे, जिसकी वजह से टी सेल्स फिर किलिंग करते हैं कैंसर की। होता ये है कि एक कैंसर के मरीज़ में ये जो प्रोसेस है जहाँ पर डेंड्रिटिक सेल्स अपनी इंफॉर्मेशन पास कर रहे हैं टी सेल्स को, वो प्रोसेस नहीं हो रहा। तो हम लोग जो अपना ट्रीटमेंट करते हैं इसके थ्रू वो यही करते हैं कि हम उन्हीं के पेशेंट के सेल्स निकाल लेते हैं, उनको डेंड्रिटिक सेल्स में ट्रांसफॉर्म करते हैं और फिर हम उनको ट्रेन करते हैं ताकि वो जाके फिर टी सेल्स को इन्फॉर्मेशन पास करें। तो जो मिसिंग चेन है वहाँ पर जो बॉडी के अंदर हो रही है कैंसर पेशेंट में, वही प्रोसेस हम बाहर ला के कर लेते हैं। इस प्रोसेस को हम एक्स वीवो टेक्नोलॉजी कहते हैं। एक्स का मतलब कि बॉडी से बाहर और वीवो का मतलब कि बॉडी के ही प्रोसेसेस को मिमिक कर रहा है, तो एक्स वीवो हुआ। तो ये जो ट्रीटमेंट है ये पूरा बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट है और इसमें कोई ड्रग या केमिकल नहीं इन्वॉल्व है। तो इम्यूनोथेरेपी जो 4th मोडालिटी ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट है ये बेसिकली उस मिसिंग लिंक को कंप्लीट कर रहा है। खाली अगर आप सर्जरी, रेडिएशन और कीमोथेरेपी कराते हैं तो वो वाला पार्ट रह जाता है जहाँ इम्यूनोथेरेपी का भी एक रोल है कैंसर को किल करने में। तो ये भी कैंसर की किलिंग ही करता है लेकिन थ्रू द इम्यून सिस्टम करता है। अब इसमें क्या होता है कि जो हम लोग डेनवैक्स देते हैं वो एक पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट प्लान है। उसमें हम एक कस्टमाइज़ करते हैं, यानी कि पेशेंट के सेल्स हम लेते हैं और वापस पेशेंट को दे देते हैं। तो एज सच ये एक तो बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट में ग्रो करते हैं ये सेल्स, इसमें कोई ड्रग्स या केमिकल्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। साथ में ये काफ़ी सेफ़ होता है क्योंकि ये ऑटोलोगस ट्रीटमेंट हुआ जहाँ पर पेशेंट का ब्लड लिया गया, उसी से सेल्स निकाले गए और उन्हीं को वापस दे दिया गया। तो ये एक टेलर मेड थेरेपी की तरह हो गया, यानी कि आपका ट्रीटमेंट आप ही के लिए बना गया। तो जैसे कि डेनवैक्स मैंने बताया एक कस्टमाइज्ड ट्रीटमेंट प्लान है, उसी तरह से वो एक टारगेटेड ट्रीटमेंट प्लान भी है। टारगेटेड का मतलब ये कि वो खाली आपके कैंसर के सेल्स को अफेक्ट कर रहा है, उन्हीं को किलिंग कर रहा है, वो नॉर्मल सेल्स को नहीं हार्म करता। तो इसकी वजह से भी कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते, उसके एडवर्स वैल्यू बहुत कम है। इसके अलावा डेनवैक्स एक एडिशनल ट्रीटमेंट प्लान भी है। इसका मतलब ये हुआ कि जो सारे ट्रीटमेंट्स ऑप्शंस हैं आपके, सर्जरी, रेडिएशन, कीमोथेरेपी या और कोई ट्रीटमेंट आप लेना चाह रहे हो, तो ये जो है अपना एक एडिशन की तरह काम करता है। इसको हम एडजुवेंट ट्रीटमेंट प्लान भी कहते हैं। तो पेशेंट को ये एक कंप्लीट ट्रीटमेंट देता है। ये डेनवैक्स जो है साथ में कॉम्बिनेशन ट्रीटमेंट भी है, यानी कि ये कॉम्बिनेशन के साथ भी यूज़ हो सकता है। तो इसमें अक्सर पेशेंट्स का क्वेश्चन होता है कि क्या हमारी कीमोथेरेपी चल रही है, रेडिएशन थेरेपी चल रही है, क्या हम इसको साथ में ले सकते हैं? तो जी इसका आंसर यही है कि आप इसको साथ में ले सकते हैं। बस फ़र्क ये है थोड़ा सा कि थ्योरेटिकली हम उसको ले सकते हैं कंकरेंटली जिसको हम कहते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली हमको थोड़ा सा स्पेस आउट करना होता है। यानी कि जब हम कीमोथेरेपी साथ में दे रहे हैं और उस वक्त हम डेनवैक्स दे रहे हैं तो कीमोथेरेपी हमारे सेल्स को किल कर देगी। कीमोथेरेपी लाइव सेल्स को ख़त्म करती है जो एक्टिवली डिवाइडिंग होते हैं, तो इससे हमारा जो एफ़र्ट होगा वो ख़राब हो जाएगा। तो हम करते ये हैं कि हम थ्योरेटिकली इसको साथ में चलाते हैं। किस तरह से कि हम थोड़ा सा ट्रीटमेंट को स्पेस आउट कर देते हैं, यानी कि कीमो का जब आपने एक साइकिल कीमो के लिए और अगर आपके पास 2 वीक्स का गैप है या 3 वीक्स का गैप है तब हम डेनवैक्स बीच में देते हैं। तो फिर उस वक्त डेनवैक्स का भी असर आता है और कीमोथेरेपी भी अपना असर दिखाती है। इस तरह से प्रोटोकॉल डिज़ाइन किया जाता है।
इसमें हम ब्लड कलेक्शन करते हैं पेशेंट का, और 20 ml फॉर अ सिंगल डोज, और मोस्टली हम 2 डोजेज़ या 3 डोजेज़ बनाते हैं इन द फर्स्ट को, यानी कि फ़र्स्ट टाइम जब पेशेंट हमारे पास आते हैं तो हम 2 डोजेज़ का ब्लड कलेक्शन करते हैं या फिर 3 डोजेज़ का। ये चीज़ हमारे डॉक्टर्स डिसाइड करते हैं मोस्टली कि क्या बेहतर रहेगा। अगर 2 डोजेज़ का ब्लड लेंगे हम तो 40 ml ब्लड कलेक्शन करेंगे, अगर 3 डोजेज़ का लेंगे तो 60 ml ब्लड कलेक्शन। बेसिकली आइडिया इसके पीछे ये है कि हम पहले इनिशियली रिस्पांस असेसमेंट करते हैं कि पेशेंट को फ़ायदा हो रहा है कि नहीं। हमें सेकेंड डोज ऑनवर्ड्स मोस्टली पेशेंट्स जो होते हैं उनको फ़ायदा होना शुरू होता है, और सेकेंड डोज के बाद जो है फिर आगे पता चलता है कि हाँ फ़ायदा हो रहा है उनको। तो मोस्टली हम 2 या 3 डोजेज़ ही इनिशियली बनाते हैं। जब पेशेंट हमारे पास अप्रोच करते हैं तो फिर हमारी एक टीम ऑफ डॉक्टर्स होती है जिनके के साथ आपका अपॉइंटमेंट फ़िक्स किया जाता है, और वो डॉक्टर्स जो होते हैं वो आपको कंसल्ट करते हैं, और फिर उसकी बेसिस पर बेस्ड ऑन योर रिपोर्ट्स, जो रिपोर्ट्स आप लेकर आते हैं अपने साथ, आप जो और साथ में पेशेंट का क्लिनिकल स्टेटस, इन दोनों की बेसिस पर उनका ट्रीटमेंट जो होता है वो डिज़ाइन किया जाता है। ट्रीटमेंट को ये माइंड में रखकर किया जाता है कि इस वक्त उस पॉइंट ऑफ टाइम पे पेशेंट को क्या ज़रूरत है, कि क्या उनकी सर्जरी करना अच्छा रहेगा, उनको रेडिएशन कराना अच्छा रहेगा, या कीमो उनके साथ ट्रीटमेंट के साथ ऐड हो। तो बेसिकली एक कॉम्बिनेशन अप्रोच रखी जाती है। एम ये होता है कि पेशेंट की वेलबींग इम्पॉर्टेंट है, कि पेशेंट को उस वक्त क्या चाहिए, ये माइंड में रख के ट्रीटमेंट को डिज़ाइन किया जाता है। जब पेशेंट्स का ब्लड कलेक्शन होता है तो एक नेचुरल सा क्वेरी होती है कि इसका क्या होगा। एक दिमाग में आता होगा आपके कि ये जो ब्लड कलेक्ट हुआ है ये कहाँ जाएगा, इसका क्या प्रोसेस होगा। जो होता ही है कि जब हमारे टेक्नीशियंस आपका ब्लड कलेक्ट करते हैं तो ब्लड कलेक्शन के 2 तरीके होते हैं, या तो आपके घर से ब्लड कलेक्शन होगा या फिर आप हमारे क्लिनिक आएंगे, ऑफिस आएंगे तो वहाँ पर आपका ब्लड कलेक्शन होगा। आइदर वे दोनों तरीक़ों में आपका ब्लड जो है वो जाता है सीधे हमारी लैब में, जो R&D सेंटर हमारा सोना में बना हुआ है, और ये एक बायोटेक पार्क है। इसमें हमारा एक बहुत खूबसूरत सा R&D सेंटर है। वहाँ पर ये ब्लड की प्रोसेसिंग शुरू होती है। तो इसमें करते हैं कि ब्लड को जो होते हैं, जो हमें डिज़ायर्ड पॉपुलेशन चाहिए सेल्स की, वहाँ पर उनको सेल्स को सेपरेट करते हैं, और हमें जो सेल्स चाहिए उनको फिर निकाल कर एक कल्चर की प्लेट्स होती हैं उनमें ग्रो किया जाता है। ये सेल्स जब ग्रो करते हैं उसके बाद ये इनको फिर 6 डेज़ तक ये ग्रो करते हैं, ये इमेच्योर डेंड्रिटिक सेल्स बन के आते हैं, और उसके बाद फिर इनको ट्यूमर एंटीजन से एक्सपोज किया जाता है। और वो ट्यूमर एंटीजन एक्सपोजर का पर्पज़ ये है कि हम सेल्स को मैच्योर कर रहे हैं। तो इस प्रोसेस को करीब 48 आवर्स लगते हैं। तो रफली इन अ टोटल ऑफ 8 डेज़ आपकी दवा तैयार होती है, और 8 डेज़ में फिर ये आपके जो मैच्योर डेंड्रिटिक सेल्स हैं ये आपको वाया इन्फ्यूजन, यानी कि एक ड्रिप की फॉर्म में जो DNS में हम दवा डालते उसके थ्रू आपको इन्फ्यूजन की तरह चला जाता है। ये इन्फ्यूजन जो होता है वही चीज़ है जैसे कि एक आपके कभी आपके ड्रिप लगी हो तो आपको मालूम होगा, ग्लूकोज़ की ड्रिप सबके लगती है, तो ग्लूकोज़ की ड्रिप के साथ ये चला जाता है, और कोई 20 से 25 मिनट में ये इसको हम डाल देते हैं इन्फ्यूजन की फॉर्म में। ये बहुत सेफ़ ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है, और इसमें जब डालते वक्त कोई एडवर्स रिएक्शन नहीं होता, कोई इसमें पेशेंट को कोई किसी भी फॉर्म का थ्रेट नहीं है। ये एक डे केयर सेटिंग में हो सकता है, इसमें ज़रूरी नहीं है कि आपको हॉस्पिटल जाना पड़े या आपको कोई भी मेजर्स लेने पड़े। ये बहुत सेफ़ प्रोटोकॉल है, आपके घर में हो सकता है। हमारे जितने भी टेक्नीशियंस हैं वो ट्रेंड हैं, और उनको वो जब दवा डालते हैं फिर वो आपको ऑब्ज़र्व करते हैं फॉर अनदर हाफ एन आवर, तब फिर वो वहाँ से आपके यहाँ से हटेंगे। ये ब्लड कलेक्शन करते किस में? तो जब ब्लड आपका कलेक्ट होता है तो उसको फिर एक सेल न्यूट की बॉटल है जिसमें हमारा एक कल्चर मीडियम पड़ा है, उसमें डालकर हम लेकर आते हैं अपने पास। तो ये जो कल्चर मीडियम है ये हमारा अपना खुद का बनाया हुआ है, और ये सेल न्यूट के नाम से जाना जाता है। इस सेल न्यूट में आपका ब्लड जाता है जो कि सेल्स को फिर वाइबल रखता है फॉर अ गुड 19 आवर्स। आप किसी भी शहर में हो आपके सेल्स वाइबल रहेंगे और उनका काउंट भी उतना ही रहेगा। इसी मीडियम में ही आपका ब्लड कलेक्शन होगा और इसी मीडियम में ही ट्रांसपोर्ट होता है। तो ये बेसिकली एक ट्रांसपोर्ट मीडियम है जो सेल्स की वाइबिलिटी रखता है और सेल्स की क्वालिटी भी इंटैक्ट रखता है, और ये सेल न्यूट की बॉटल में ही ब्लड कलेक्ट होता है जो फिर हमारे R&D सेंटर में पहुंचता है। जो हमारा प्रोटोकॉल है वो 6 डोजेस का है इनिशियली। पहले हम इनिशियली 6 डोजेस देते हैं एट 15 डेज़ इंटरवल।
तो जहाँ से आपने ब्लड दिया उसके 8वें या 10वें दिन पे आपकी दवा बन के आपको लगती है। जिस दिन लगती है वो फर्स्ट डोज होती है, उसके फिर एवरी 15 डेज़ पे सेकंड डोज, थर्ड डोज, जब तक कि 6 डोजेस कंप्लीट नहीं हो जाती। तब फिर हम आपका रिस्पांस असेसमेंट करते हैं। हमें लगता है अगर आपको फ़ायदा है और आप ट्रीटमेंट, आपको रिस्पांस आ रहा है, आपको वेलबींग हो रही है, साथ में अगर आपकी कोई इन्वेस्टिगेशन हुई है उसमें भी रिस्पांस है, तो फिर हम आपको ट्रीटमेंट कंटिन्यू करते हैं। अब जब कंटिन्यू करते हैं तो फिर हम गैप थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट आपका सेशन चलेगा उसमें आपको गैप बढ़ा दिया जाएगा। 15 डेज़ के बजाय एवरी 21 डेज़ पे आपको दवा लगेगी। क्वेश्चन आता है डेंड्रिटिक सेल्स हैं क्या? ये बहुत कॉमन वर्ड तो है नहीं, हमने बहुत सारे सेल्स सुने, वाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, लेकिन डेंड्रिटिक सेल्स क्या है? तो एक्चुअली करीब 1970s में भी इनके बारे में कोई ख़ास पता नहीं था। एक साइंटिस्ट थे राल्फ स्टीनमैन, जिन्होंने एक दिन वो अपने माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व कर रहे थे। उन्होंने देखा कुछ अमीबा, अगर आप लोग जानते हो, अमीबा टाइप के सेल्स जो थे वो ब्लड में दिख रहे थे। तो उन्होंने कहा ये तो नई किस्म के सेल्स हैं, अब तक तो दिखे नहीं किसी को। तो उन्होंने फिर उनको और उसके बारे में रिसर्च शुरू करी, उन्होंने फाइंड आउट किया। तो उन्होंने देखा एक ऐसे किस्म के सेल्स हैं जिनमें प्रोसेसेस हैं, यानी कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, इनको हम डेंड्राइट्स कहते हैं। तो ये डेंड्राइट से वर्ड आता है डेंड्रिटिक, तो इसलिए उन्होंने इसको नाम दिया डेंड्रिटिक सेल। और उन्होंने इसके ऊपर रिसर्च भी करी और उन्होंने ही फाइंड आउट किया कि इनका रोल कैंसर की प्रोटेक्शन में है। और इनके अंदर पावर है कि ये टी सेल्स को इन्फॉर्मेशन देते हैं और उसके बाद फिर ये कैंसर की किलिंग कर सकते हैं। ऐसा होता है कि डेंड्रिटिक सेल्स में प्रोजेक्शंस होते हैं, यानी कि कुछ इस तरह से फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जो बाहर निकल रहे हैं। तो करते क्या है ये कि जब कोई ये फॉरेन एलिमेंट देखते हैं, फॉरेन बॉडी, जैसे कि बैक्टीरिया है या कोई वायरस है, तो ये अपने प्रोजेक्शंस इस तरह से इंगल्फ कर लेते हैं। और उस प्रोजेक्शन से इंगल्फ करने का मतलब ये कि ये उसको अंदर ले लेते हैं उस चीज़ को और इंगल्फ कर लेते हैं। इंगल्फ का मतलब इंटरनलाइज कर लेते हैं, अपने अंदर ले जाते हैं। और ये वहाँ पर इसका फिर लिसिस होता है, यानी कि इसको डिस्ट्रॉय करते हैं उस चीज़ को, और उसके जो प्रोटीन्स होते हैं उसको फिर सरफेस पे प्रेजेंट करते हैं। तो बेसिकली ये खुद किलिंग नहीं कर रहे, ये बेसिकली उसको प्रेजेंट करते हैं। तो टी सेल्स जो होते हैं वो जब उनकी कांटेक्ट में आते हैं वो फिर आइडेंटिफाई करते हैं और वो उन प्रोटीन्स को आइडेंटिफिकेशन करते हैं उसका, और फिर वो इंफॉर्मेशन लेके जाते हैं और वो फिर किलिंग करते हैं बाकी सारे बैक्टीरिया की या वायरस की, जो भी हमारी बॉडी में इन्फेक्शन हो जाता है। इसी तरह से ये कैंसर किलिंग भी करते हैं। जब कोई ये म्यूटेटिंग सेल देखते हैं और देखते हैं कि ये बहुत सही सेल नहीं है, कोई ख़राब सेल बन रहा है हमारी बॉडी में, इसी तरह से डेंड्रिटिक सेल्स जाते हैं, उस सेल को इंटरनलाइज करते हैं और अपने सरफेस पे एपिटोप्स लेकर आते हैं, यानी कि प्रेजेंटेशन करते हैं उन एपिटोप्स का। और जब टी सेल हमारे सर्कुलेटिंग हमारी बॉडी में होते हैं, हमारी बॉडी में नाइफ टी सेल्स होते हैं, ये नाइफ टी सेल्स जब इनकी कांटेक्ट में आते हैं तब वो फिर कमिटेड टी सेल हो जाते हैं और वो फिर जाके किलिंग करते हैं उस पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेल की जो कि ख़राब सेल बन रहा है। तो इस तरह से हम सब में कैंसर होने से हमको प्रोटेक्शन मिलता है। अक्सर सवाल पूछा जाता है ये ट्रीटमेंट सेफ़ है, क्योंकि पेशेंट्स के माइंड में ये बहुत ज़्यादा एम्बेडेड है कि कैंसर का ट्रीटमेंट सेफ़ नहीं होता। और ये बात ट्रू भी है। हमें मालूम है कीमोथेरेपी से काफ़ी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, उसकी एडवर्स वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होती है। कि इम्यूनोथेरेपी जो है वो एक सेफ़ ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है, और जो हम इम्यूनोथेरेपी करते हैं, जो सेल बेस्ड इम्यूनोथेरेपी है, ये बेसिकली ऑटोलोगस प्रोसेस है, यानी कि पेशेंट से ही हमने सेल्स लिए और उन्हीं को वापस डाल दिए। तो एज सच कोई उसमें एडवर्स वैल्यू नहीं होती, और अगर एडवर्स वैल्यू बहुत मिनिमल होती है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। अगर बहुत से बहुत किसी पेशेंट को फ़ीवर आ सकता है, तो ना तो ही इसके कोई लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट्स हैं और ना ही कोई शॉर्ट टर्म साइड इफ़ेक्ट्स हैं। इसका सेफ्टी प्रोफाइल काफ़ी बड़ा है। अक्सर पेशेंट्स परेशान होते हैं कि हम बहुत रिमोट एरिया में रह रहे हैं या हमारा मेन सिटी के आसपास नहीं है हम। इसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो हमारे टेक्नीशियंस हैं वो आपके घर तक जाते हैं, और आपको आपका दिल चाहे आप हमारे क्लिनिक पे आ सकते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम। लेकिन बार बार आना मुश्किल होता है, इसीलिए हमने आपके लिए एक ट्रीटमेंट इस तरह का डिज़ाइन किया है जहाँ पर आपको बार बार आना नहीं पड़े, आपको ट्रैवल नहीं करना पड़े, और आपका बार बार ब्लड कलेक्शन भी नहीं हो। इसीलिए हम 2 डोजेज़ या 3 डोजेज़ बनाते हैं ताकि आपकी कॉस्ट आपको कट हो, आपके लिए ट्रीटमेंट ज़्यादा अफोर्डेबल हो, और साथ में हम जो है आपके लिए आपका कंफर्ट कम नहीं हो।
तो हम नहीं चाहते कि पेशेंट अपनी उस परेशानी में ट्रैवल करके आए हमारे पास और फिर ट्रीटमेंट ले। तो आपको वहीं रहना है जहाँ पर आप हैं। आपके घर में ये दवा लग सकती है क्योंकि दवा बहुत सेफ़ है, कोई उसमें एडवर्स वैल्यू नहीं है जैसे मैंने आपको बताया, तो आप बहुत कंफर्टेबली अपने घर में ले सकते हैं इसको। एक क्वेश्चन होता है कि क्या हम डॉक्टर जमाल से और डॉक्टर शर्मीन से मिल सकते हैं? आप बिल्कुल मिल सकते हैं। देखिए उसका एक तरीका होता है अपॉइंटमेंट के थ्रू, तो आपको अपॉइंटमेंट लेना होगा। हमारे लिए भी मुश्किल है हर पेशेंट से मिलना। एक प्रोसेस है बेसिकली जहाँ पर आप पहले इनिशियली हमारे ऑफिस को कांटेक्ट करते हैं, हमारे नंबर्स आपके पास हैं, या फिर आप हमें ईमेल करते हैं, और फिर आप अगर आपके पास रिपोर्ट्स हैं तो आप हमसे शेयर कर लीजिए उस स्टाफ से, फिर वो हमको हमारे टीम ऑफ डॉक्टर्स के थ्रू हम तक आते हैं। तो जो हमारा टीम ऑफ डॉक्टर्स हैं वो आपकी रिपोर्ट्स को एवेलुएट करते हैं और फिर वो हमारे पास आती है इन्फॉर्मेशन, तो फिर हम आपसे बात कर सकते हैं। और आप हमसे बात वीडियो कंसल्टेशन के थ्रू भी कर सकते हैं और आप पर्सनली भी मिलने आ सकते हैं। यू आर मोस्ट वेलकम। हमारी वेबसाइट denvaxindia.com है, उस पर जाके आप लॉगिन करिए। उसमें एक फ़ीडबैक फॉर्म होता है, कस्टमर फॉर्म होता है। आप किसी भी तरह से हमको अप्रोच कर सकते हैं। उसमें ईमेल एड्रेसेस हैं, उसमें टेलीफोन नंबर्स हैं, वहाँ पर आप हमें देख सकते हैं। आप जो वीडियो देख रहे हैं इसके आखिर में भी आपको नीचे भी एक नंबर की एक स्ट्रिप आएगी, आप उसके थ्रू भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और हमारी टेलीफोन लाइंस हर वक्त खुली रहती हैं। हमारा टोल फ्री नंबर जो है वो भी अवेलेबल है। हमारा एक व्हाट्सएप अकाउंट भी है जिसमें कि आप हमें अपनी रिपोर्ट्स डायरेक्टली व्हाट्सएप कर दीजिए और फिर हमारे लोग जो हैं उसको देख लेंगे। इसके अलावा आप किसी भी ऑफिस में हमारे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे सारे ऑफिस के एड्रेसेस इसी वीडियो लिंक में हैं। एक क्वेश्चन होता है हम कौन से कैंसर्स को ट्रीट करते हैं। हम कैंसर्स मोस्टली स्टेज 4 में ही हम ट्रीट करते हैं, इसलिए क्योंकि समहाउ इंडिया में डायग्नोसिस स्टेज 4 में होती है। लेकिन हम स्टेज 2 कैंसर भी ट्रीट करते हैं, थर्ड स्टेज भी कैंसर ट्रीट करते हैं और 4th स्टेज तो करते ही हैं। ज़्यादातर पेशेंट्स हमारे स्टेज 4 में होते हैं, इसलिए क्योंकि इंडिया में डायग्नोसिस मोस्टली लेट होती है पेशेंट्स की। एक सवाल जो होता है और जो बहुत अहम है और आई एम श्योर सबके लिए बहुत नेचुरल है, वो ये कि हमारे पेशेंट को बेनिफिट क्या होगा या कैसे उनको रिस्पांस हमें पता चलेगा या क्या उन्हें फ़ायदा होगा कि नहीं। तो देखिए इसके लिए हम लोग ये करते हैं कि जब हम ट्रीटमेंट देते हैं तो हम इनिशियली रिस्पांस असेसमेंट करते हैं कि हाँ पेशेंट को फ़ायदा हो रहा है। अगर हमें लगता है कि रिस्पांस आ रहा है, पेशेंट जो है इम्प्रूवमेंट की तरफ है, तो फिर हम इसको कंटिन्यू करते हैं। इनिशियली रिस्पांस इस फॉर्म में आता है कि आपके पेशेंट को बहुत अच्छी फीलिंग आएगी, एक फीलिंग ऑफ वेलबींग की तरफ जाएंगे वो, जहाँ पर पहले तो सिम्टम कंट्रोल होंगे, जहाँ पर उनको लगेगा कि उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव कर रही है। किसी पेशेंट को पेन कम हो सकता है, किसी की एपेटाइट बढ़ सकती है, किसी का वेट लॉस जो हुआ था वो ठीक होने लगे, उनका खाना पीना शुरू हो जाए, उनका नोजिया वोमिटिंग सेटल हो जाए, उनकी कंप्लेंट्स जो हैं वो कम हो जाएं। तो इस तरह से हम मानेंगे कि हाँ पेशेंट को बेनिफिट हुआ। जब दूसरी तरीके से फिर जब करेंगे, जब उनका पेट सीटी भी शो कर रहा है, मान लीजिए पेट सीटी या कोई और रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन ये बता रही है कि डिज़ीज़ कंट्रोल हुई है। इस ट्रीटमेंट में थोड़ा सा पेशेंस रखना होता है, ये बहुत इमीडिएट रिजल्ट्स नहीं देती है, ये ग्रेजुअली बिल्डअप होता है। तो जब हम फर्स्ट डोज डालते हैं तो वी कैन नॉट बी एक्सपेक्टिंग कोई बहुत ड्रास्टिक रिस्पॉन्स आएगा, लेकिन सेकेंड डोज ऑनवर्ड्स हमारे एक्सपीरियंस में काफ़ी अच्छा रिस्पांस आता है। सेकेंड डोज ऑनवर्ड्स का मतलब सेकेंड डोज, थर्ड डोज, फोर्थ डोज, और उसके बाद से फिर रिस्पांस समझ में आता है मोस्टली। आज मैं आपको बता दूं कि हमारा अपना एक्सपीरियंस क्या कहता है। देखिए हमारे पास जो एक लार्ज मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट्स हैं वो हम उनका फीडबैक लेते हैं, हम उनका रिस्पांस असेसमेंट करते हैं पीरियोडिकली, और हमारा जो लार्ज एक ग्रुप ऑफ पेशेंट्स है वो रिस्पॉन्डर ग्रुप में लाई करता है। रिस्पॉन्डर ग्रुप का मतलब वो पेशेंट्स जो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं ट्रीटमेंट से, जिन्हें बेनिफिट हो रहा है, क्लिनिकल बेनिफिट या फिर ऑब्जेक्टिव बेनिफिट, यानी कि उनकी रिपोर्ट्स भी शो कर रही हैं कि हाँ उन्हें रिस्पॉन्स आ रहा है। तो इस कैटेगरी में हमारे ज़्यादातर पेशेंट्स होते हैं। कुछ एक 10-15% ऐसे हैं जिन्हें के जो कि स्टेबल रहते हैं, जिनको कोई ख़ास पता नहीं चलता कि उन्हें क्या फ़ायदा हो रहा है, लेकिन वो उसमें भी नहीं जा रहे हैं, डिज़ीज़ प्रोग्रेशन में भी नहीं जाते। कुछ ऐसे परसेंटेज में भी पेशेंट्स हैं, एक स्मॉल ग्रुप, जिन्हें कोई फ़ायदा नहीं होता, जिनमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होता, तो फिर वो उनका ट्रीटमेंट फिर हम बाद में स्टॉप कर सकते हैं। तो एक लार्ज मेजॉरिटी है जिन्हें फ़ायदा होता है, एक स्मॉल ग्रुप है जिसको फ़ायदा नहीं होता, इसी तरह से एक स्मॉल ग्रुप है जिसको कि क्योर भी हो जाता है, यानी कि वो डिज़ीज़ फ्री हो जाते हैं।
एक क्वेश्चन आता है कि क्या हमें किसी और पेशेंट का फ़ोन नंबर मिल सकता है? तो देखिए, हम इसको एथिकल नहीं मानते। हमारे हिसाब से कि हम किसी की पेशेंट के नंबर आपसे शेयर कर लें तो हम उनकी जो है प्राइवेसी को इंट्रूड कर रहे हैं, और ये हमारे स्कीम ऑफ थिंग्स में नहीं आता। हम इसको अनएथिकल मानते हैं। इसका अच्छा तरीका ये है कि आप हमारे किसी भी ऑफ़िस में आ जाइए और वहाँ पर आपको पेशेंट्स मिलेंगे। आप दिल्ली ऑफ़िस में आ जाएँ, आप मुंबई ऑफ़िस में आ जाएँ, आप जो पेशेंट्स आपको मिलेंगे जो हमारा ट्रीटमेंट ऑलरेडी करा रहे हैं, आप उनसे आके मिल लीजिए। एक सवाल ये होता है कि हम खाएं क्या, हमारी डाइटरी एडवाइस क्या है। देखिए, हम जब पेशेंट्स आप हमारे ट्रीटमेंट में आएंगे तो हम आपको डाइटरी एडवाइस भी करेंगे। एक ब्रॉड सी चीज़ समझने के लिए कि आप खट्टे खाने मत खाइए, खटास को से अच्छा वो नहीं होता है। तो आप अगर डेनवैक्स ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो खट्टे खाने को अवॉइड करिए, यानी कि खट्टे जूसेस, खट्टे फ्रूट्स या अचार, ऐसी चीज़ें मत खाइए। और इसके अलावा हमारे पास एक डाइटरी चार्ट होती है, वो आपको मिली जाएगी। एक क्वेश्चन होता है, अगर डायग्नोसिस कंफर्म नहीं हो हमारी, यानी कि हमारे मुंह में छाले हैं या हमें पता नहीं है लेकिन हमें फियर है कि शायद हमें कहीं ये बीमारी नहीं हो, कैंसर नहीं हो, तो हम ऐसे सिचुएशन में क्या करें? तो देखिए, जब आपको शक हो, शुबा हो, तो फिर आप चांस मत लीजिए। फिर आप हम किसी भी डॉक्टर से आप कंसल्ट कर लिए और अपनी जांच करा लीजिए। अगर आप फिर भी मुतमईन नहीं हैं और आप कन्विंस नहीं हैं तो आप एक बार हमारे ऑफिस आ जाइए। यहाँ पर हमारे पास टीम ऑफ डॉक्टर्स है, हम लोग काफ़ी डॉक्टर्स हैं। हम में से कोई भी आपको देखकर आपको एक अच्छी सलाह दे देंगे कि आप क्या टेस्ट कराएं, या आप चिंता मत करिए, या आप क्या अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस कर सकते हैं कि आपको ये फियर भी ख़त्म हो जाए। जब आप डेनवैक्स ले रहे हो, आप कोई भी ट्रीटमेंट साथ में ले सकते हैं। किसी भी ट्रीटमेंट से कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है डेनवैक्स का। आप आयुर्वेदिक भी कंटिन्यू कर सकते हैं, होम्योपैथी भी ले सकते हैं, यूनानी भी ले सकते हैं, और कोई भी ट्रीटमेंट आप लेना चाहें आप साथ में ले सकते हैं। एक सवाल ये होता है, हम रिपोर्ट्स क्या लेके आएँ? देखिए, आप जो हैं, जो आपके पास लेटेस्ट रिपोर्ट्स हैं आप वो लेकर आइए। आप वो सबमिट करिए हमारे ऑफिस में, जो आपने रिसेंटली जो भी आपने कराया हो और जो जहाँ से आपकी डायग्नोसिस शुरू हुई हो और अब तक। तो ये सारे जो रिपोर्ट्स होंगी ये हमें चाहिए होंगी। अगर आपकी बायोप्सी हुई है तो आप बायोप्सी की रिपोर्ट सबमिट करिए। साथ में अगर आपने सीटी स्कैन, एमआरआई, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड या पेट सीटी कुछ भी कराया है आप उसको सबमिट करिए। और इसके अलावा आपने अगर कोई ब्लड का कोई रिपोर्ट कराई है, जैसे सीबीसी है, एलएफटी है, रीनल फंक्शन टेस्ट है, कोई भी चीज़ आपने कराई है वो भी आप साथ में सबमिट करिए। और अगर आपने कोई ट्यूमर मार्कर कराया है तो उसको भी आप सबमिट करें। अच्छा, ये भी रहेगा कि आप अपने साथ एक लिस्ट बना के लाया करिए कि आपने क्या क्या रिपोर्ट सबमिट करी है, आपके क्वेश्चंस क्या हैं, आपके डॉक्टर से आप पूछना क्या चाहते हैं, आपका कोई स्पेशल कंसर्न हो जो आप डॉक्टर से डिस्कस करना चाहते हैं, उसके भी आप अपना एक पॉइंट लिख लीजिए, ताकि जब आप आएँ तो आपके पास एक सेट ऑफ क्वेश्चंस हों, आपके पास रिपोर्ट्स हों आपकी, और आपको उसी तरह से फिर हम आंसर कर सकते हैं। एक क्वेश्चन है, इस दिस स्टेम सेल थेरेपी? नहीं, ये स्टेम सेल थेरेपी नहीं है, ये बिल्कुल स्टेम सेल थेरेपी नहीं है। ये इम्यून ट्रीटमेंट है, और ये इम्यून सिस्टम के सेल्स से ट्रीटमेंट होता है, जिसमें कि डेंड्रिटिक सेल्स होते हैं। तो ये डेंड्रिटिक सेल बेस्ड कैंसर ट्रीटमेंट है। एक क्वेश्चन आता है हमारे पास कि हमारे पेशेंट को ऑटो इम्यूनिटी है, यानी कि कोई ऑटो इम्यून डिजीज़ है, मान लीजिए रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, या उनको हार्ट डिजीज़ है, या फिर उनको डायबिटीज़ है, तो क्या हमारे पेशेंट को ट्रीटमेंट हो सकता है? जी, आपके पेशेंट को बिल्कुल ट्रीटमेंट हो सकता है। डेनवैक्स जो है इतना सेफ़ ट्रीटमेंट है कि ये किसी भी कंडीशन को आपकी एग्रीवेट नहीं करेगा और आपको कोई परेशानी नहीं होगी। जो ट्रीटमेंट आप उन चीज़ों का ले रहे हैं वो आप कंटिन्यू करते रहिए। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट और इसकी कोई इस तरह से इंटरेक्शन नहीं होता है किसी भी ट्रीटमेंट से। एक क्वेश्चन जो आप सबको इंटरेस्ट करता है लास्ट में, वो ये है कि क्या ये क्योरेबल बीमारी है? तो देखिए, ये क्योरेबल बीमारी है। ये उस स्टेज पर, जब हम राइट स्टेज पर ट्रीटमेंट देते हैं और राइट ट्रीटमेंट देते हैं, तो स्टेज और सही ट्रीटमेंट दोनों के मिलने से क्योर हो सकता है। इसके अलावा जिन लोगों में क्योर नहीं हो सकता, उनमें ये ट्रीटेबल ज़रूर है। ट्रीटेबल का मतलब कि बहुत कुछ किया जा सकता है उनकी लाइफ को बढ़ाने के लिए और उनको कंफर्टेबल लाइफ देने के लिए।
एक क्वेश्चन ये आता है कि क्या ये किसी और बीमारी में काम करता है, तो अभी हम फ़िलहाल किसी और बीमारी में नहीं कर रहे, हम सिर्फ कैंसर्स में करते हैं। अब एक क्वेश्चन ये भी आता है कि कौन से कैंसर्स को आप ट्रीट करते हैं, तो हम मोस्टली सॉलिड ट्यूमर्स को ट्रीट करते हैं, यानी कि हम ल्यूकीमियाज़ को ट्रीट नहीं करते। तो ल्यूकीमिया में 4 टाइप्स के ल्यूकीमियाज़ होते हैं। एक AML होता है, एक ALL होता है, एक CML, एक CLL, यानी कि लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया होता है और माइलॉइड ल्यूकीमिया। इन दोनों कैटेगरीज़ के अलावा यानी कि ये 4 ग्रुप्स जो हैं AML, ALL, CML, CLL, इनको ट्रीट नहीं करते हैं। इसके अलावा हम सारे ट्यूमर्स को ट्रीट करते हैं, किसी भी लेकिन हम बिनाइन ट्यूमर्स को भी नहीं ट्रीट करते। तो हम मोस्टली सिर्फ मेलिग्नेंसीज़ को ट्रीट करते हैं और जो कि सॉलिड ट्यूमर्स हों।